नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। 7वें चरण का मतदान लगातार जारी है। एक और जहां पर मतदाता मतदान केंद्र पर भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, तो वहीं पर केंद्रीय और राज्य मंत्री भी मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रविंद्र जायसवाल मंत्री हैं यूपी सरकार में, ऊर्जा राज्य मंत्री मिर्जापुर से रमाशंकर सिंह पटेल और अनुप्रिया पटेल। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं जिन्होंने अपना मतदान किया है और मताधिकार का अपने प्रयोग किया है। तो दिग्गजों ने आखिरी चरण में अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। 3 अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। दिग्गजों ने भी मतदान किया है। 7वें चरण का मतदान लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से ही मतदान प्रक्रिया लगातार चल रही है। और खबर मिर्जापुर से आ रही है, जहां पर मणिहान विधानसभा क्षेत्र के गोलहनपुर में योगी के ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल ने मतदान किया। वहीं इस मौके पर उन्होंने कहा कि मोदी योगी के विकास के नाम पर जनता उनको पसंद कर रही है। इस बार फिर भाजपा की सरकार बनेगी, विकास के अधूरे कार्य को पूरा किया जाएगा। हम अपने बूथ पर अपना वोट डाले हैं और देश हित में, प्रदेश के विकास हित में और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के हित में और देश राष्ट्र आगे कैसे बढ़े, राष्ट्र में शांति व्यवस्था कैसे हो, इस उद्देश्य से हम लोग भारतीय जनता पार्टी वोट दिए हैं और अपना वोट अपने बूथ पर डाल करके अपने आप को बड़ी खुशी अनुभूति हो रही है। और गाजीपुर के मिश्र बाजार के आदर्श मतदान केंद्र पर सुबह 7 बजे से ही मतदाताओं की लाइन लग गई थी। यहां पर मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया था। साथ ही मतदान शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से हो सके, इसके लिए भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। भाईजी मीडिया ने अपना वोट देकर कैंपस से बाहर निकलते ही मतदाताओं के मन की बात जानने की कोशिश की, तो सभी मतदाताओं ने कहा कि विकास के मुद्दे पर वोट किया है। साथ ही कुछ मतदाता योगी मोदी का नाम भी लिया। वहीं पर डीएम एसपी और एसपी एमपी सिंह और एसपी रामबदन सिंह मिश्र बाजार के बूथ पर अपने लाव लश्कर के साथ पहुंचे, जहां पर बने बूथों पर निरीक्षण किया और मतदान कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान डीएम ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ वोट की अपील की। और आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आइए सुन लेते हैं। संपन्न होने वाला है 6 बजे शाम तक और गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, आपके अंबेडकर नगर, बलिया, ये 5 जिले में तो 1 सीट न भाजपा को मिलना है न बसपा को मिलना है। और बनारस में 8 सीटें हैं, 8 में हम 5 जीत रहे हैं, 2 पे लड़ाई है। चंदौली में 4 है, 4 में 3 हम जीत रहे हैं, 1 पे लड़ाई है। जौनपुर में 9 सीटें हैं, 9 में 7 हम जीत रहे हैं, 2 पर वहाँ लड़ाई है। इस तरह पूर्वांचल में जो 54 सीटों का चुनाव हो रहा है आज 7वें चरण का, आप देखिएगा इसमें कम से कम हम लोग 45 से 47 सीट जीतेंगे। ये यहाँ का, क्योंकि जो प्रदेश का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने खराब कर डाला, जो पिछड़े दलित का आरक्षण लूटा, आरक्षण जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया उसको ये खत्म कर रहे हैं। दूसरा, जातिवार जनगणना कराने के सवाल पे भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि हम नहीं कराएंगे। और माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो गठबंधन बना, ये जातिवार जनगणना कराने के लिए कि सरकार बनते ही 6 महीने में करा देंगे। दूसरा, गरीबों का इलाज हम कोई भी जाति धर्म का होगा हम फ्री में इलाज करेंगे, ऑपरेशन फ्री में करेंगे। तीसरा, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा हम देंगे। और प्रदेश में बिजली सरकार बनते ही शपथ जिस दिन अखिलेश जी लेंगे उसी दिन से लगातार 5 साल घरेलू बिजली का बिल माफ कर देंगे। प्रदेश में इस बात को जब कहिए बिजली के बिल माफी पर, तो हर आदमी एग्री है कि नहीं ये चीज़ होना चाहिए। जो योगी मोदी जी के आवारा पशु, या हम अपनी भाषा में, पूर्विया भाषा में उसको ललका साँड़ कहते हैं, तो ये ललका साँड़ से निजात दिलाने के लिए पूरे प्रदेश की जनता अखिलेश यादव जी को वोट दे रही है, उनके गठबंधन को वोट दे रही है। और जहाँ तक गाजीपुर जहूराबाद का सवाल है, तो यहाँ जितना भाजपा और बसपा मिल के वोट पाएंगे उतना वोट से हम चुनाव जीतेंगे। आपने अंतिम लेना चाहें कि क्या उम्मीद की जा सकती है सपा से और या आपकी गठबंधन से? देखिए, राजा के लक्षण परिलक्षित होते हैं। हम देख रहे हैं कि करीब 5वें चरण से ही आधिकारिक मूड बदल लिया है
अब तो अखिलेश जी के बंगले की सफाई हो रही है, मुलायम जी के बंगले की सफाई हो रही है, शिवपाल के बंगले की रंगाई पोताई हो रही है। तो वहाँ उन लोगों को मालूम हो गया ब्यूरोक्रेट को कि आ रही है सरकार समाजवादी पार्टी गठबंधन की। तो ये दिख रहा है लोगों को, और प्रदेश की जनता बदलाव चाह रही है। महंगाई की मार से अब जो गरीब 250-300 रुपया डेली पे काम कर रहा है उसके परिवार कैसे चलेगा। ये महंगाई पर कोई काबू पाने के लिए कोई इनकी योजना नहीं है। बेरोजगारी चरम पे है, रोजगार की कोई इनकी योजना नहीं है। ये सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं। हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, ये सबसे क्या फायदा है भाई। घट घट व्यापी राम है, दुनिया देखे ना है। अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अपने अपने धर्म की पूजा पाठ करें, क्या है। आप प्रदेश में अमन चैन पैदा करो, नफरत की बात क्यों करते हो। बात करोगे राष्ट्रवाद का, काम होगा जातिवाद का। आप भी अलायंस पार्टनर रह चुके हैं पिछली बार, तो क्या इश्यूज रहे हैं जिनके ऊपर आपने छोड़ा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी यूज एंड थ्रो वाली पार्टी है। वो अब आपने देखा कि पूरे उत्तर प्रदेश में लोग कोरोना जैसी महामारी में ऑक्सीजन के लिए, बेड के लिए, वेंटिलेटर के लिए, दवाई के लिए तरस रहे थे, और ये लोग बंगाल में वोट के लिए तरस रहे थे। इनको ये नहीं पता कि यहाँ लोग मर रहे हैं। बांदा से बलिया तक गंगा जी में हजारों लाशें तैर रही थी। इनको ज्ञान नहीं कि इससे हम कैसे निजात दिलावें। ये बंगाल में वोट के चक्कर में खाली पड़े थे। और आज प्रदेश में आप किसी परिवार में जाइए, आपको ये लगेगा कि वो परिवार रोजगार के लिए परेशान है। वहाँ का नौजवान परेशान है, उसके माँ बाप परेशान है, पढ़ा लिखा करके कि रोजगार नहीं मिल पा रहा है, वो परेशान है रोजगार के लिए। आज किसान से बात करिए तो योगी मोदी के ललका साढ़ से फसलें चली जा रही हैं। इसको रोकने के लिए इनके पास योजना नहीं है। खाली नफरत की बात बोलते हैं। हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, और पाकिस्तान सबसे ज्यादा भाजपा ही जाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी गए, नवाज शरीफ की पत्नी को पैर पकड़े, साल भेंट किए, बिरयानी खाए चले आए। आपके लाल कृष्ण आडवाणी जी गए, जिन्ना जी के मजार पे चादर चढ़ा के आए। वहीं आप देखिए, जो अटल बिहारी वाजपेयी गए थे, वही ये स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी समझौता एक्सप्रेस चलाए। पाकिस्तान में जो समझौता एक्सप्रेस लेके गए तो उसके पीछे क्या मकसद था। समझौता एक्सप्रेस आपकी चलाए तो जो आप काम कर रहे हो, एक तरफ तो नफरत बीज बो रहे हो, और दूसरी तरफ आप समझौता एक्सप्रेस चलाए। हम तो गलत बोल रहे हैं, लेकिन गोबर का कारोबार देंगे, है ना। हमारे देश के प्रधानमंत्री, पढ़ो तब न जानकारी होगी, है। सर बात करें हम, आपने बीजेपी क्लेम कर रही है कि वो 300 के पार जा रही है, तो उसके देखिए, दिल्ली में भी चुनाव हो रहे थे, दिल्ली में भी ये 2/3 चुनाव जीत रहे थे, और 2/3 में 3 सीट पाए। ये बंगाल भी गए थे, बंगाल भी 2/3 सीट पा रहे थे और लौट के चले आए। अगर इतना इन्होंने काम किया, इतने बड़े शोहरत के नेता लोग हैं, तो आप बताइए कि ये थूक लगा के पर्चा क्यों बांट रहे थे। आप देखा है आपने। और देश के प्रधानमंत्री जिलेवार घूम घूम के वोट मांग रहे हैं, पहली बार आजादी के बाद हो रहा है। तो ये सब जो सरकार के रवैये हैं, पिछड़े दलित आरक्षण के सवाल पे 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती का आरक्षण लूट लिया योगी जी ने। आज गरीब सवर्ण को 10% आरक्षण 72 घंटे में आप दे सकते हो, तो 52% जो पिछड़ों का, इनका आरक्षण कब दोगे। तो इनके विषय में सिर्फ वोट के लिए ये लोग पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को गुमराह करके वोट लेने का काम करते हैं। तो ओपी राजभर को सुन रहे थे आप। लगातार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं। अगली खबर आपको बता दें, गाजीपुर के मिश्र बाजार के आदर्श मतदान केंद्र पर सुबह 7 बजे से ही मतदाताओं की लाइन लगी थी। यहां पर मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। साथ ही मतदान शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से हो सके, इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। बाईजी मीडिया ने अपना वोट देकर कैंपस से बाहर निकलते ही मतदाताओं के मन की बात जानने की कोशिश की, तो सभी मतदाताओं ने कहा कि विकास के मुद्दे पर वोट किया है। साथ ही कुछ मतदाता योगी मोदी का नाम भी ले रहे थे। वहीं डीएम एमपी सिंह और एसपी रामबदन सिंह मिश्र बाजार के बूथ पर अपने लाव लश्कर के साथ पहुंचे, जहां पर बने बूथों का निरीक्षण किया और मतदान कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान डीएम ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील की। जनपद की 7 विधानसभाओं पर सभी मतदान केंद्रों पर सकुशल मतदान प्रारंभ हो चुका है। हमारी टीम लगातार मुस्तैद है और हम लोग भी लगातार चक्रमण कर रहे हैं। हर मतदेय स्थल पर सीपीएमएफ तैनात है, स्टेट पुलिस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के लोग तैनात हैं, और हम लोग शांतिपूर्वक मतदान कराने के लिए कृत संकल्पित हैं और मतदान शांतिपूर्वक ही होगा। तो हम बता नहीं सकते कौन जीत रहा है, क्या लग रहा है? कमल। मोदी जीतेंगे और कौन जीतेगा।
या खाली विकास है, मोदी है, योगी है तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। आज हम विकास को सोच के वोट किए हैं। जितना उन्नति हमारा देश करेगा, हम उतनी ही उन्नति हम करेंगे। क्या लगता है कि कौन आ रहा है? आना चाहिए, विकास को ही आना चाहिए। विश्व के उत्थान के लिए जो हमारे मोदी जी कार्य कर रहे हैं, इसीलिए उनको हम सपोर्ट किए हैं कि वो कार्य करते रहें और उनको आना ही है। पूर्ण विश्वास है कि उन्हीं को आना है और हमारे जो है विश्व को जो है आगे बढ़ना है। प्रगति के लिए, उन्नति के लिए, विकास के लिए। क्या लग रहा है कौन जीत रहा है? लहर तो भाजपा की है। विकास सुशासन जो सरकार, योगी सरकार ने किया, उसके विकास के वोट पे वोट किया गया है। क्या कहना? और अगली खबर मऊ से आ रही है। आपको बता दें कि मऊ से यह खबर, विधानसभा मधुबन में लोगों ने किया है मतदान का बहिष्कार। मऊ से यह खबर आपको बता दें कि ग्राम पंचायत धर्मपुर बिशनपुर के बिनटोलिया में मतदान का बहिष्कार किया गया है। नदी कटान रोकने की व्यवस्था न होने के चलते मतदान का बहिष्कार किया गया है। तो ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। विधानसभा 353 के बूथ नंबर 266 पर मतदान का बहिष्कार किया गया है। मऊ से यह खबर हम आपको बता दें, 7वें चरण का मतदान जिस तरह से लगातार जारी है, तो मऊ विधानसभा मधुबन में लोगों ने वोट का बहिष्कार किया है। ये देखिए तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। ग्राम पंचायत धर्मपुर बिशनपुर के बिनटोलिया में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता सिद्धार्थ मौर्य जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, क्या जानकारी आ रही है इसको लेकर? बिल्कुल, आपको बता दें कि मधुबन विधानसभा क्षेत्र के 353 ग्राम पंचायत धर्मपुर बिशनपुर के जो गांव के जो लोग थे वो मतों का अपना बहिष्कार कर रहे हैं। उनका कहना है कि बिनटोलिया गांव हर साल बाढ़ से ग्रसित होता है और इस पे किसी का नजर नहीं बनता है। जब किसी का इस गांव पे नजर नहीं है तो फिर हम किस लिए वोट दें? हम वोट देकर क्या करेंगे? और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी नेता आते हैं, कोई भी पार्टी के लोग आते हैं तो बिनटोलिया गांव को विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिस कारण वहाँ के लोग काफी नाराज हैं। और काफी नाराज होकर अभी तक वहाँ पे एक भी वोट नहीं पड़ा है। 353 नंबर जो बूथ है उस पर अभी तक एक भी वोट नहीं पड़ा। जी सिद्धार्थ, तो इसको लेकर क्या कोई अधिकारी अभी तक वहां पर पहुंचा है? अभी वहां कई अधिकारी पहुंचे हैं, उन मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये आगे देखना होगा कि अधिकारियों की बात को जनता कितना मान रही है। अभी कई अधिकारी पहुंचे हैं, उनकी बातों को सुनकर उनकी बातों को सुन रहे हैं, उनको मना रहे हैं कि नहीं आप करिए, आगे से आपको ध्यान दिया जाएगा। अब ये जनता के ऊपर होगा कि जनता उनकी बातों पर कितना विश्वास करे और कैसे वोट देती है या नहीं देती, तो जनता के ऊपर होगा आगे। ये तो यहाँ से सिटिंग विधायक कौन है सिद्धार्थ, और क्या उनके संज्ञान में ये मामला नहीं है? अगर बात करें तो मधुबन विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के पिछले सब बीजेपी के हाथ में था और बीजेपी से दारा सिंह चौहान से जो कैबिनेट मंत्री हैं, और इस समय दारा सिंह चौहान जो है बीजेपी को छोड़कर सपा से आए और जो घोसी से इस समय चुनाव लड़ रहे हैं। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। सिद्धार्थ मौर्य संवाददाता मऊ से हमारे साथ जुड़े थे ज्यादा जानकारी के लिए। तो ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। ग्राम पंचायत धर्मपुर बिशनपुर के बिनटोलिया में मतदान का बहिष्कार किया गया है। तो लगातार 7वें चरण का मतदान जारी है और इसको लेकर अलग अलग दिग्गजों ने वोट भी डाला। हमने आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश की। तो वहीं पर ओम प्रकाश राजभर ने भी किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला, और इसी पर 7वें चरण के मतदान पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ पर। सर, 7वें चरण का मतदान लगातार जारी है और जिस तरह से अभी आपने सुना ओम प्रकाश राजभर को, ओम प्रकाश राजभर ये दावा कर रहे हैं सर कि 54 सीटों में 45 से 47 सीटें जीत रहे हैं। आपका विश्लेषण क्या कहता है? क्या उनकी बात में कितना दम नजर आता है? शांतनु जी, मुझे लगता है ओम प्रकाश राजभर अपने चिर परिचित व्यवहार और नेचर और वक्तव्य बयान के जरिए जिस तरीके से जाने जाते हैं जी, उनका वही अंदाज था आज मतदान के बाद, या ये कहिए कि 2022 के विधानसभा चुनाव का अंतिम चरण का मतदान है। और पूर्वांचल में जिसके लिए वो जाने जाते हैं, पहले वो भाजपा के साथ थे, उससे पहले अगर हम जिक्र कर लें तो कभी बसपा के साथ हुआ करते थे जी, अपनी पार्टी को लेकर के, आज वो समाजवादी पार्टी के साथ जी। जब 2017 का चुनाव जब परिणाम आया या चुनाव हुआ, तो अगर देखिए चाहे भारतीय जनता पार्टी 312 या गठबंधन के साथ 325 आई थी, तब भी इन 54 सीटों पर अन्य चरण के मतों से
बेहतर स्थिति अखिलेश यादव की थी जी। इस बार शांतनु जी आपके चैनल के माध्यम से कई बार हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं। आज मतदान की अंतिम चर्चा हम लोग अंतिम दौर में कर रहे हैं जी। 32 सालों में बदली परिस्थिति, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव कभी आमने सामने नहीं हुआ, हमेशा इसमें तीसरा चरण या तीसरा फैक्टर रहा करता था जी। जब सत्ता में अगर भाजपा थी तो विपक्ष में के लिए मुलायम सिंह सपा को लेके थे तो ट्रायंगल में से मायावती होती थी जी। जब सपा के सामने मायावती होती थी ट्रायंगल में भाजपा। इस तरीके से कांग्रेस के जाने के बाद ये तीन बड़ों का मैं जिक्र शांतनु इसलिए करता हूं कि कांसीराम के कैडर से शुरू हुई बसपा, लोहिया आंदोलन के जरिए या लोहिया के उस पर शुरू हुई समाजवादी पार्टी, जिसका सबसे ज्यादा असर आरक्षण और मंडल का पड़ा, तो ये भाजपा, ये तीनों पार्टियां उत्तर प्रदेश में अलग प्रदेश की सरकारें नहीं, कभी गठबंधन के साथ में कभी बिना गठबंधन जी। पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उस इतिहास को दोहराने का प्रयास कर रही है जो 32 साल से उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, यानी सरकार की पुनरावृत्ति जी। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश गठबंधन, विपक्ष का नेता या विपक्ष का चेहरा आज अखिलेश है। हम आप सभी लोग जानते हैं, गांव शहर कहीं भी बात कर ले तो जो परंपरागत सीट होती है जिसके बारे में हम लोग ये चुनाव से पहले अंदाज लगाते हैं कि भाई 10, 12, 15 सीटें ऐसी जिस पर चुनाव है लेकिन जीत का तय रहेगी, बाकी 383 सीटों पे कड़ी टक्कर है। वही स्थिति आज इन 54 विधानसभा सीटों पे, चाहे वो बनारस की बात कर लें, आजमगढ़ की बात कर लें, घोसी मऊ जौनपुर की बात कर लें। अब प्रधानमंत्री का के बिना ये बात आपका सवाल पूरा नहीं होगा जी। हम लगातार 2 दिन बनारस फिर कल जौनपुर देर रात लौटे हैं जी। जो स्थितियां रही हैं, प्रधानमंत्री को रुकना पड़ा, बैठक करनी पड़ी, रोड शो करना पड़ा, रोड शो के साथ साथ वो लोगों के बीच में जाकर के या अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाके या सामान्य गढ़ के बीच में जाके उन्होंने बहुत प्रयास किया है कि भारतीय जनता पार्टी की अगर थोड़ी बहुत भी एंटी इनकम्बेंसी या सरकार के खिलाफ लोगों को नाराजगी होती है उसको दूर किया जाए, और उसको दूर करने में वो सफल भी हुए जी। वहां पे उनका रह करके प्रचार करना, उसका असर बनारस और बनारस के आसपास की सीटों पर होगा। लेकिन जैसे आजमगढ़ की बात कर लें, जौनपुर की बात कर लें, गाजीपुर की बात कर लें, अब आजमगढ़ में आप देखिए अगर मैनपुरी टावा की तुलना करिए तो मुलायम सिंह या इनके ये लोग हमेशा वहां पे प्रभावी रहे हैं, जीतते भी रहे हैं जी। तो आज ये अंतिम चरण के चुनाव में, अंतिम चरण के मतदान में 54 में आमने सामने की टक्कर में भारतीय जनता पार्टी को से सीटें लेने के लिए समाजवादी पार्टी गठबंधन बहुत कड़ी टक्कर दे रहा है। और मुझे लगता है कि चुनाव परिणाम आने से पहले, मतगणना से पहले यही कहा जा सकता है कि 2 ध्रुवों या 2 दलों के बीच की लड़ाई है। और सर बिल्कुल जिस तरह से आपने कहा कि आप बनारस गए हुए थे तो आपने निश्चित तौर पर वहाँ का माहौल भी देखा होगा, और अभी ओपी राजभर कह रहे थे कि 8 में से 5 सीटें, बनारस की अगर बात की जाए तो 8 में से 5 सीटें जीत रहे हैं। मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से लगातार रोड शो किया, चाय की चुस्कियां ली, कहीं ना कहीं ये जताने की कोशिश की कि वो जमीनी स्तर के नेता है और जमीन से जुड़े हुए लोगों के साथ उनका जो सहानुभूति है वो कहीं ना कहीं बटोरने की कोशिश की। सर एक तरफ ओपी राजभर का अपना कहा जाए कि उनका आकलन है, लेकिन आपने जो ग्राउंड जीरो पर देखा उसके जरिए क्या आपको नजर आ रहा है बनारस की अगर बात की जाए तो? नहीं देखिए शांतनु जी, अगर स्पेशली बनारस का आप सवाल करिए तो जो 1 हफ्ते पहले की स्थितियां और विगत 2 दिन पहले की स्थितियों में बदलाव आया है और सभी अपने पार्टी, अपने गठबंधन पक्ष रखते हैं। ये ओपी राजभर का अपना बयान है और वो अपने कार्यकर्ताओं और अपने मतदान को बढ़ाने के लिए बातें कर रहे हैं। लेकिन सच बात यह है कि 8 सीटों में लगभग ये 4-4 कह सकते हैं या ये कहिए कि 5 और 2 या लड़ाई की बात कर लें जी, तो अभी परिणाम खासकर बनारस में मोदी की गठबंधन का ये कहिए बीजेपी का भारी है और उसका श्रेय मोदी जी को जाता है कि जो लोगों को नाराजगी थी, चाहे वो कार्यकर्ताओं की नाराजगी थी या जनमानस में भी नाराजगी थी, तो उन्होंने बतौर वहां के सांसद और प्रधानमंत्री होने के नाते उन्होंने उन सब पे दूर करने की कोशिश की, लोगों से मिलने की कोशिश की, लोगों में जनमानस और भरोसा दिलाने की कोशिश की है। और दूसरा पक्ष एक और भी शांतनु जी उसका जिक्र किया बिना नहीं रह सकते हैं जी। लगातार बनारस को प्रियंका जी भी टारगेट करती रही जी, और विषम परिस्थिति में भी अजय राय वहां जीतते रहे जी।
तो बनारस की अगर आप चर्चा करेंगे तो बिना कांग्रेस की भी चर्चा नहीं हो सकती। वहां भारतीय जनता पार्टी के सामने चूंकि विपक्ष चेहरा अखिलेश यादव है और वो गठबंधन में राजभर उनके साथ में, लेकिन ये कह सकते हैं कि कांग्रेस भी वहां प्रभावशाली है। वो कुछ सीटों पे इन दोनों दलों को कड़ी टक्कर दे रही। हाँ, बसपा कहीं नहीं दिखी, ये आप कह सकते हैं। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं टक्कर देती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी, और कांटे का मुकाबला तो निश्चित तौर पर लग रहा है। और जिस तरह से 7वें चरण का मतदान लगातार जारी है, यहाँ पर रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद चर्चा लगातार जारी रहेगी। और वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। वो भारत जहां विकास झलकता है भविष्य की मुस्कान में, अपनों की सेहत में, लहलहाती हरियाली में। वो भारत जहां विश्वास दिखता है सुरक्षा के एहसास में, आत्मनिर्भर होते सपनों में, दिलों को जोड़ती दौड़ती सड़कों में। वो भारत जहां सबका प्रयास जुड़ता है नए भारत के निर्माण के लिए, आयकर से दिए हमारे योगदान में। तो आप भी अपने आयकर की कुल अग्रिम राशि का 100% 15 मार्च 2022 तक अवश्य अदा करें। कंपनी, कॉर्पोरेट्स, सैलरीड एम्प्लॉइज या फिर वे व्यक्ति और संस्थाएं जिनकी TDS TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। पहाड़ की जनता ने किसे चुना? किसकी सरकार बन रही है? उत्तराखंड का अगला सीएम कौन? देखिए पीपल्स पल्स और के न्यूज का सबसे बड़ा और विश्वसनीय एग्जिट पोल। उत्तराखंड का किंग कौन? 7 मार्च को शाम 5 बजे से देश के जाने माने विशेषज्ञों के साथ। Yes! Yes, yes, yes. In your face, loser. See you in soccer. Yes! जी हाँ, predict cricket and football results and win cash only on Sky 247, anywhere, anytime, 24/7 entertainment, only on Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. 7 मार्च पिक्चर साफ। योगी या अखिलेश, क्या है यूपी का जनादेश? कौन बनेगा सुल्तान, किसके हाथ होगी कमान? सबसे पहले सबसे सटीक 7 मार्च शाम 5 बजे से देखिए पीपल्स पल्स और के न्यूज का सबसे बड़ा और विश्वसनीय एग्जिट पोल। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। 5 राज्य, 690 सीटें और सैकड़ों उम्मीदवार। कौन बनेगा किंग, किसे मिलेगी हार? राज्यों के चुनावी महासंग्राम में जनता ने बनाई किसकी सरकार? देखिए पीपुल्स पल्स और के न्यूज का सबसे बड़ा और विश्वसनीय एग्जिट पोल। राज्यों का किंग कौन? 7 मार्च को शाम 5 बजे से देश के जाने माने विशेषज्ञों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अगली खबर मिर्जापुर से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मिर्जापुर से टीएमसी नेता ललितेश पति त्रिपाठी ने डाला है वोट। ललितेश पति त्रिपाठी ने वोट डाला, ट्वीट कर लोगों से वोट की अपील भी की है।
आपको बता दें कि 7वें चरण का मतदान लगातार जारी है और कई दिग्गज लगातार वोट डाल रहे हैं और चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए थे ललितेश त्रिपाठी। तो टीएमसी नेता ललितेश पति त्रिपाठी ने वोट डाला है और ट्वीट कर लोगों से वोट डालने की अपील की है। मिर्जापुर से यह खबर आपको बता दें, टीएमसी नेता ललितेश पति त्रिपाठी ने डाला है वोट और लोगों से वोट करने की अपील की है। लगातार जिस तरह से तमाम दिग्गज वोट डाल रहे हैं, ललितेश पति त्रिपाठी की बात करें तो चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए थे ललितेश पति त्रिपाठी और अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ललितेश पति त्रिपाठी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और लोगों से भी ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की है। और आपको बता दें कि कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए थे ललितेश पति त्रिपाठी। मिर्जापुर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ललितेश पति त्रिपाठी टीएमसी नेता उन्होंने वोट डाला है। और वापस चर्चा पे आते हैं, मनोज मिश्रा जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, जिस तरह से कहा जाए कि 7वें चरण का जो मतदान हो रहा है उस पर कहा जाए कि वाराणसी जो है इसका 7वें चरण का जो विधानसभा सीटें हैं वो एक केंद्र बिंदु है और यहीं पर सबसे ज़्यादा फोकस करने की भी कोशिश की है पीएम नरेंद्र मोदी सहित तमाम जो राजनीतिक दलों के नेता हैं। और जिस तरह से आपने कहा कि मनाने की कोशिश की गई, सर जो लोकल प्रत्याशी विधायक हैं उनसे कहीं ना कहीं जनता नाराज़ होती है। मोदी योगी के नाम पर तो जनता ज़्यादातर परसेंटेज की अगर बात करें तो वोट जो है वो देने की कोशिश करती है। और दो सवाल है, पहला ये कि लोकल जो विधायक हैं उनसे ज़्यादा जनता नाराज़ है और उस नाराज़गी को दूर करने का प्रयास किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। दूसरा ये कि वाराणसी में सबसे ज़्यादा फोकस हुआ और उसका प्रभाव वाराणसी के अलावा आसपास के जो जनपद हैं वहां भी देखने को मिलेगा। शांतनु जी, दरअसल चाहे 3 मार्च पर हम चर्चा कर रहे थे आपके यहाँ की योगी जी की परीक्षा है या योगी जी के आसपास की सीटें, लेकिन वो प्रदेश के मुखिया हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार में मुख्यमंत्री रहे और बेदाग मुख्यमंत्री, उन पर कोई दाग नहीं रहा जी। कारण दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी, अगर आप 2014 से पहले देखें जब उनको चयन करना था देश में तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, वो कहीं और भी जा सकते थे, लेकिन बनारस उन्होंने इसलिए तय किया कि जब भारतीय जनता पार्टी चाहे वो राम मंदिर के जरिए या उस आंदोलन के जरिए, पूर्वांचल में उसकी स्थितियां हमेशा कमजोर रही। जब अटल कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे तब भी बहुत अच्छी स्थिति में पूर्वांचल उनको जीत के नहीं आया था, बल्कि पूरे प्रदेश में ऐसी स्थिति बनी थी कि पूर्ण बहुमत की सरकार आई जी। तो मोदी जी का बनारस जाना, वहां तो चुनाव लड़ना, तो उसके आसपास के कई जिले और पूरा समूचा उत्तर प्रदेश, चूंकि देश की चौथी आबादी कह सकते हैं या ये कहिए कि 80 सीटें यहाँ पे, तो यहाँ से अगर आप 60, 62, 65 सीटें लेके जाते हैं तो केंद्र की राजनीति में आपका बड़ा दखल होता है, सरकार आपकी बनती है। अब इसलिए चूंकि ये दोनों बड़े नेता हैं देश के और प्रदेश के, लेकिन आपका सवाल बिल्कुल ठीक बात है कि स्थानीय विधायकों से नाराजगी होती, बीच में कोरोना काल था और बहुत सारी, अच्छा आपकी सरकार थी, देखिए आप विपक्ष में के अगर प्रतिनिधि या नेता हैं तो लोगों को उम्मीदें आपसे कम होती, लेकिन अगर आप सरकार में हैं, सरकार के विधायक हैं और सरकार के मंत्री हैं तो स्थानीय तौर पर जनता आपसे बहुत उम्मीदें लगाए बैठी हो। तो कोरोना काल में स्थितियां हमने आपने या पूरे विश्व ने देखी कि पहली बार एक ऐसी महाआपदा आई थी जिसपे बहुत सारे तंत्र भी हमारे लिए जानने के लिए नए थे और गड़बड़ हो गए थे। तो कुछ तो नाराजगी उन सब चीजों से जरूर रही होगी और थी भी। तो और 5 साल जब आप काम कर लेते हैं तो लोगों को, सरकार सत्ता में होते हो तो एंटी गवर्नमेंट से विपक्ष खिलाफ नहीं होती, हमेशा होती सरकार के खिलाफ। यही भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में होती है, आप देखिए शांतनु जी देश में प्रदेश में उसकी क्या स्थितियां होती, क्या रोल होता है और एक एक मुद्दे पर किस तरीके से वो सरकार को घेरती आई। यही कुछ नाराजगी आम जनमानस में, और मैंने आपसे कहा ना, क्योंकि बनारस होने को मैंने देखा कि पन्ना प्रमुखों से लेकर 21,000 से ज्यादा बूथ इंचार्ज से लेकर नेताओं के साथ साथ जो वहां पे प्रमुख लोग थे, आम प्रमुख बुद्धिजीवी वर्ग था, किसी भी वर्ग के लोग थे, सुबह चाय पीने चले जाना, यूं ही रेलवे स्टेशन टहले, तो योगी मोदी जी को लगा कि कम से कम हमारा जो क्षेत्र है जहां से हम सांसद चुन के आते हैं, वहां अगर कल को सीटें 8 में से कुछ भी गड़बड़ होंगी तो इसका असर आने वाले 2024 के चुनाव पे पड़ेगा। और पूरा उत्तर प्रदेश अगर 2017 के इतिहास रिपीट नहीं करता है 22 में, जैसा कि 14 में 19 को उन्होंने रिपीट कराया, तो वो आगे मुश्किल खड़ी होगी। इसीलिए सकारात्मकता आई है भाजपा को लेकर के इस अंतिम चरण में,
लेकिन दूसरा पक्ष शांतनु जी ये देखिए जी, गठबंधन की राजनीति, जैसे अखिलेश यादव के साथ राजभर अगर इधर के पर प्रभावी हैं, चाहे मऊ हो, चाहे आजमगढ़ हो, जौनपुर है, या आपके गाजीपुर है, वहीं दूसरी तरफ अपना दल का जो परंपरागत गठबंधन है, परंपरागत वोट है भारतीय जनता पार्टी के साथ में, वो सोनभद्र से लेकर मिर्जापुर से औराई, तो उन सब जगहों पर भी चुनाव है जी। तो गठबंधन चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, वो भी, और उसी के जरिए ये प्रमुख दल आमने सामने हैं, और आमने सामने होने पर जौनपुर में या आजमगढ़ जिक्र करता, आजमगढ़ का इतिहास है, आजादी के बाद दो नेता, चाहे वो डंपी हो चाहे वो मुशर्रफ की, इनको छोड़ दें तो यादव जाति के ही सांसद हुए। वो पार्टियां अलग हो सकती है, रमाकांत यादव भाजपा में आए तब जीत गए, तो इसलिए आजमगढ़, जौनपुर या अन्य क्षेत्र में भी समाजवादी पार्टी का दखल पहले भी था, और 54 में से अगर आप देखें तो 11 सीटें समाजवादी पार्टी को तब भी मिली थी जब भारतीय जनता पार्टी चरम पे थी, या 29 सीट पाई थी, 6 सीटें वहां पे बसपा को मिली थी, अपना दल को मिली थी, तो राजभर गठबंधन को मिली थी। तो इसलिए शांतनु जी, ये अंतिम चरण का जो चुनाव है, इससे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब 80% सीटों और मतों के साथ में टॉप पे होती है, तो बचाना उसको होता है और पाना उसको होता है जो मुख्य विपक्ष में होता है। जी बिल्कुल सर, आजमगढ़ की अगर बात कर लेते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी जो है वो भी यहाँ की जो मुबारकपुर सीट है वहाँ से उन्होंने अपना उम्मीदवार जो है उतारा है, और अखिलेश यादव की कहीं ना कहीं मुश्किलें पहले चरण से ही बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह के उनके बयान थे। और अखिलेश यादव और कहा जाए समाजवादी पार्टी का जो एक वोट है, एमवाई समीकरण की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें कहीं ना कहीं सेंध लगाने की कोशिश जो है वो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने मुबारकपुर सीट से शाह आलम उर्फ गुड्डू जवाली को उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा है। इसका क्या प्रभाव आजमगढ़ में देखने को मिलेगा सर? देखिए, दरअसल शांतनु जी, महाराष्ट्र के चुनाव से ओवैसी जी का विधानसभा चुनाव से पदार्पण हुआ, हैदराबाद से निकल के बाहर देश की राजनीति, और पक्ष या विपक्ष में ये कहिए कि तेजस्वी की जो लहर थी एनडीए के सामने, उसका असर भी पड़ा, और तेजस्वी की हार हुई, एनडीए के वहां विजय हुई। बिहार में उन्होंने उनकी सीटें भी आई, और मुस्लिम जहां पे प्रभावी वोटर थे वहां पे उनका असर रहा, लेकिन वो असर कामयाब हो गया वहीं बंगाल में जाके। बंगाल में मुस्लिम मतदाताओं को ये लगा कि अगर हम इस तरह के वोट के बंटवारे करेंगे तो चूंकि परंपरागत तरीके से मुस्लिम वोट या मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में इस बात की वोटिंग होती रही कि जो बीजेपी को नुकसान पहुंचाए हम उसके साथ जाएंगे, तो वो किसी पार्टी के साथ नहीं जाते, वो नेता पिक एंड चूज करते। लेकिन ओवैसी को देखा गया तो वही ओवैसी भी जिस तरीके पश्चिम उत्तर प्रदेश से अटैकिंग मूड में आए, वो आप देखिए, हमने अपने बयानों के जरिए, दौरों के जरिए, रैलियों के जरिए देखा कि वो अटैकिंग मूड में वही होते जहां पर मुस्लिम बाहुल क्षेत्र होता है। इस आजमगढ़ की सीट का उनका चुनना, लेकिन जनता में या विपक्ष में या मुस्लिम मतदाताओं में मैंने खासकर उत्तर प्रदेश में ओवैसी को लेकर कोई ऐसी लहर या कोई ऐसी स्थिति नहीं देखी है कि वो पक्ष या विपक्ष को प्रभावित करने की स्थिति में होंगे। ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को वोट जो मिलने वाला है वो मिलेगा, और काटने वाले वोट में ओवैसी रीजन नहीं बनेंगे, बल्कि वो वोट अगर जाएगा तो विपक्ष में जाएगा अखिलेश यादव। ठीक है सर, एक अहम सवाल ये है कि एडीआर की रिपोर्ट जो दागी जो कौन है जिन पर मुकदमे दर्ज है उन पर नजर रखती है संस्था एडीआर, उसकी रिपोर्ट कहती है कि सर 28% दागियों को टिकट दिया गया है। सवाल ये है कि क्या अभी भी चुनावों में जो एक साफ सुथरी छवि के जो प्रत्याशी है, जनता क्या उनको वोट देने से कतराती है? उसी वजह से दागी और कहा जाए कि कहीं ना कहीं ताकतवर जो प्रत्याशी है उसको खड़ा करने की कोशिश की जाती है। शांतनु जी, ये सवाल आपका मैं ये कह सकता हूँ बहुत ही जायज भी और होना चाहिए, जनमानस को समझना चाहिए, समझता भी रहा है। जब देश की राजनीति में कांग्रेस कहीं न कहीं ये कहिए अंतिम उत्तर प्रदेश में खात्मे की तरफ जाना शुरू हुई, जनाधार होना शुरू हुई, तो जो बाहुबली जिताने का काम करते थे सभी पार्टियों के साथ में, और खासकर इसका श्रेय उत्तर प्रदेश में सपा या बसपा को जाता है, तो उनके नेता उनके भरोसे सीट जीतने का काम करते थे। पूर्वांचल में इसका बड़ा असर रहा है। लेकिन
धीरे धीरे उनको लगा कि साहब हम नेता के पीछे इनके जीत का कारण बनते हैं, हम क्यों ना माननीय, क्यों ना हम खुद ही नेता बने, क्यों ना हम खुद ही विधायक और सांसद बने। और जो शुरू हुआ एक 92-94 के बाद के अपराधियों को चुना जाना, वो सिलसिला 2012 तक बहुत चला, खासकर बिहार में और उत्तर प्रदेश में। लेकिन 2012 की विधानसभा में, 2014 की लोकसभा में जनता ने तय किया कि साहब हम इन अपराधियों की संख्या कम करेंगे, इनके प्रभाव को कम करेंगे, इनको वोट कम देंगे। लेकिन जब ये जातीय समीकरण और ये बाहुबली हराने जिताने के साथ साथ शांतनु जी ये फिर शर्तें मनवाने का काम करते हैं अपने मुकदमे पर, अपने आपराधिक रिकॉर्ड पर। भाई सरकार अगर इनकी वजह से बनेगी, एक दौर उत्तर प्रदेश में वो भी था जब एक दिन के लिए, 3 दिन के लिए कल्याण सिंह से लेकर के 3 मुख्यमंत्री और वोट जोड़ के राजनीतिक विधायकों को ले जाना, कैप्चर करना, और पार्टी तो कई बहुत सारे, लगभग अगर आप जाएंगे 2002 के पहले दो विधानसभा में उत्तर प्रदेश में, तो हमेशा बाहुबलियों ने खरीद फरोख्त के अलावा विधायकों को गिरफ्तार करना, इधर वोटिंग में बड़ा असर रहा। लेकिन आज वो असर इसलिए नहीं है कि ये से योगी के उस नेतृत्व के या उस निर्णय को जाता है। ठीक है, बहुत सारे निर्णय नेताओं के ऐसे होते हैं जो जिस पर चर्चाएं होती हैं, लोग उसको बुरा भला मानते हैं, लेकिन योगी का एक ये निर्णय बहुत ठीक था कि अपराधी वो जेल में रहे या तो नहीं रहे। अगर उनका अपराध इस तरीके से अक्षम में रहा होगा और उन्होंने पुलिस एनकाउंटर में मुठभेड़ भी की होगी तो वो मारे गए होंगे, और नहीं तो बड़े अपराधी जेल में। आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज भी देना चाहते हैं कि आप अपराधियों को चुनना बंद करिए, इनका महिमा मंडन करना बंद करिए। लेकिन जब जात और उपजात में चुनाव आता है, जब जाति और उपजाति नेताओं का हम चयन करते हैं, हम विधानसभा में उन्हीं को भेजने का काम करते हैं, तो हम कहीं बाहर से लेके नहीं आएंगे। ये काम जनता का है। अपराधी 28% एडीआर के नतीजे भले हैं, लेकिन अगर यही एडीआर का आंकड़ा थोड़ा पहले जाएगा तो टिकट भले पार्टियां दे रही हैं, जनता इनका चयन नहीं कर रही है। और उम्मीद करते हैं शांतनु जी कि 2022 में सरकार किसकी बने, लेकिन अपराधी कम से कम चुन के आएंगे। जी बिल्कुल, बहुत अहम बात कह रहे हैं सर आप, कि जनता को भी ये समझना चाहिए कहीं ना कहीं कि वो जो है इन तरह के अपराधियों को, प्रवृत्ति के जो प्रत्याशी हैं उनको ना चुने। ठीक है सर, वापस लौटेंगे आपके पास, लेकिन 11 बजे के जो आंकड़े हैं वो आ गए हैं। 7वें चरण के मतदान में कितने प्रतिशत मतदान हुआ है जल्दी से आपको बता देते हैं। मऊ में 24.33% जो मतदान प्रतिशत है वो हुआ है। वाराणसी की बात की जाए तो 21.9% मतदान हुआ है। 11 बजे तक के आंकड़े आपको बता रहे हैं। 11 बजे तक कुल 21.55% मतदान संपन्न हुआ है। 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर मतदान लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग चल रही है और 11 बजे तक के ये आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। 11 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत है वो कितना है वो हम आपको आंकड़ों के जरिए दिखा रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए। मिर्जापुर में अगर बात की जाए तो 23.41% मतदान संपन्न हुआ है और भदोही की बात की जाए तो 22.24% मतदान संपन्न हुआ है और इसके अलावा गाजीपुर में 20% मतदान संपन्न हुआ है। और अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। और जितना ज़्यादा मतदान होगा हमारा लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें और साथ ही साथ ये 7वें चरण का चुनाव है, पूर्वांचल के क्षेत्र का चुनाव है। पूर्वांचल का अभूतपूर्व विकास हो उसके लिए एक एक वोट जनता डाले। आपने इतना लंबा चुनाव देखा, अब बिल्कुल लास्ट में आ रहे हैं, आप कैसे इसको देखते हैं और अब आप किस उम्मीद तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि आप 3 दिन बाद रिजल्ट किए? उत्तर प्रदेश की जनता ने ये चुनाव अपने बुनियादी मुद्दों का चुनाव समझ करके लड़ा। उत्तर प्रदेश के नौजवान चाहते थे उन्हें रोजगार, नौकरी मिले, 5 साल तक इंतज़ार करते रहे। किसानों को लगा कि उनकी आय दोगुनी नहीं हुई। पुरानी सरकार ने ये भरोसा दिलाया था कि आय दोगुनी होगी, लेकिन आज जब किसान अपने आप को देखता है तो खाद नहीं मिल रही है, डीएपी गायब थी, कीटनाशक दवाइयाँ महंगी हो गई, गन्ने का भुगतान नहीं हुआ, आलू उनका सड़ गया, कोल्ड स्टोर को सपोर्ट नहीं दिया, सरसों का तेल महंगा हो गया, सरसों की कीमत नहीं दी। तो ये तमाम सवाल जो किसानों के और नौजवानों के और व्यापारियों के थे, उन सवालों पर, बुनियादी सवालों पर चुनाव हुआ है। मैं जनता को बधाई देता हूँ कि लाख कोशिश करने के बाद भी जनता ने अपनी बुनियादी समस्याओं पर ही मतदान किया है। सर, एक चुनाव में 7 मार्च आज हो गया, जो प्रचार का दौर चला है,
जो लोग कह रहे थे कि इससे पहले कि अक्टूबर तक कि समाजवादी एग्जिस्टेंट में नहीं, लेकिन आप जैसे ही नवंबर में आए, जो रैलियों का दौर शुरू हुआ, रथ यात्रा हुई, तो वो चुनाव एक बाइपोलर की तरफ बढ़ गया। किस तरह से देखते हैं, कितनी रैली और कितना है, और ये कितना महत्वपूर्ण रहेगा इस पूरे चुनाव में? मैं सबसे पहले जनता का धन्यवाद दूंगा जो जन समर्थन हर कार्यक्रम में मिला, और इसकी तैयारी कोई एक दिन में नहीं हुई है। मुझे याद है कि समाजवादी पार्टी ने लगातार प्रशिक्षण शिविर चलाए थे। उन ट्रेनिंग कैंप्स के माध्यम से कार्यकर्ताओं को बुला करके ट्रेनिंग दी गई थी, और कई बार कार्यकर्ताओं से 1-to-1 मुलाकात का ही परिणाम है कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उसने जिम्मेदारी निभाई और जनता के बीच में समाजवादी पार्टी की बातों को बताया। और मुझे खुशी है इस बात की कि चाहे वो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस रहा हो, जो समाजवादी सरकार में जगह जगह मेडिकल कॉलेजेस बन रहे थे, एम्बुलेंस की जो सर्विसेज थी, डायल 100 में जो खामियां नज़र आईं, शिक्षा 3 साल की चौपट हो गई, फ़ौज में भर्ती नहीं हुई, और जिस तरीके से नौकरियों को जो परीक्षाएं हुई, एक परीक्षा के बाद दूसरी परीक्षा रद्द होती गई, पेपर आउट हुए, सरकार जानबूझ करके रोज़गार नौकरी नहीं देना चाहती थी, और नौजवान जिस तरीके से अपमानित हुआ, समय समय पर यहाँ मांग लेकर के लखनऊ आए, वो अपमानित होकर के गया, उसके साथ व्यवहार खराब हो। ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास नहीं है। उन्होंने जो जनता की मदद करनी चाहिए थी कोरोना में और लॉकडाउन में, वो भी जनता ने देखा कि किस तरह मजदूर भाई पैदल पैदल चले गए और उनकी कोई मदद नहीं हुई। कोरोना में जिस बड़े पैमाने पे लोगों की जान गई, दवाई के लिए भागते रहे, ऑक्सीजन के लिए इधर उधर भागे, लेकिन सरकार ने ऑक्सीजन भी नहीं दे पाए। इसलिए ये तमाम मुद्दे हैं जो सरकार की नाकामी दिखाते हैं। और फिर डबल इंजन की सरकार जिन्होंने बोला हो, तो इसलिए जनता इस बार डबल इंजन की सरकार की झूठ की पटरियों को उखाड़ने के लिए तैयार है। आप किस तरफ जा रहे हैं? आप भी कह रहे हैं आपका भी है, आप कितना कॉन्फिडेंट हैं 10 मार्च को? समाजवादी पार्टी का पहले ही दिन से टारगेट ये था कि उत्तर प्रदेश में 400 सीटें कैसे जीती जाए, और जब टारगेट इतना बड़ा था तो उसकी तैयारी उसी हिसाब से की। मुझे खुशी है कि जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया, उस गठबंधन के सहयोगी दलों को समर्थन मिला, चाहे वो आरएलडी का गठबंधन रहा हो, चाहे ओमप्रकाश राजभर जी का हो, संजय चौहान को साथ लाए, महान दल को साथ लाए, अपना दल कमेरा रहा, या अन्य दलों को जो साथ लाने का काम हुआ उसको समर्थन मिला है। मुझे लगता है कि जो टारगेट था 400 का, उसके लिए मेहनत हुई है, तो कम से कम 300 सीटें तो गठबंधन जीतने जा रहा है। ये कहा जा रहा था कि बड़ा डिसाइसिव, आपके हिसाब से इतने बड़े पूरे चुनाव में कौन सा ऐसा फैक्टर होगा जो आपको लगा वाकई बहुत डिसाइसिव होगा और आपके लिए वो आपके पक्ष में जाएगा? बीजेपी के लोगों ने जो नौजवानों को धोखा दिया और किसान को धोखा दिया, ये 2 चीज़ें निकल कर के आईं कि किसान जान गया कि काले कानून से उनकी ज़मीन छिन जाती, एमएसपी नहीं सरकार दे पाई, बिजली महंगी कर दी, खाद समय पर नहीं दे पाए, डीएपी समय पर नहीं, तो क्या तैयारी थी किसान के लिए, और वो भी डबल इंजन की सरकार जिसने मंडी के लिए कहा हो 1 लाख करोड़ रुपए देंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की सब मंडियां बर्बाद हो गई। जो लोग कह रहे थे कि बेसिक शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, शिक्षा पूरी चौपट हो गई, शिक्षकों की कमी है, स्कूलों को चला नहीं पाए ये लोग, ये तमाम दिखाई दिए हैं। और फिर बड़े बड़े सपने दिखाए कि इन्वेस्टमेंट आएगा, 4 लाख करोड़ के MOU हुए, उसके बाद डिफेंस एक्सपो को लेकर के काम कहा गया कि मिसाइल्स बनेंगी यहाँ पर, बम्स बनेंगे यहाँ पर, लेकिन जब आप ज़मीन पे देखते हैं तो कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं आया। वो तमाम बम वाली बातें, मिसाइल वाली बातें केवल बातें रह गई। सर, इस चुनाव में एक जो देखा गया है कि जो भाषा का स्तर है वो काफ़ी गिरा, जो इससे पहले के चुनाव में नहीं रहा। आपने भी अपनी जितनी स्पीचेस कहीं आपने इस बात को एक इशू बनाया कि जो भाषा का स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है, इस पूरे चुनाव में गिरा हुआ देखा गया। बीजेपी ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। उदाहरण के लिए है, यूक्रेन में जो बच्चे फंसे रहे, बच्चों की जो मदद होनी चाहिए थी, भारतीय जितने परिवार थे उनकी जो मदद होनी चाहिए वो नाकाम रही। और जो सरकार का फैसला भी था कि हमें हमेशा जिसके साथ अन्याय हो उसके साथ खड़ा होना चाहिए। आज जो भारत सरकार है, न जाने कौन सी ताकत की बात करती थी। ये लोग वो कहते थे कि हमारा दुनिया में डंका बज रहा है, लेकिन डंका बजाने वालों ने कितना बड़ा धोखा दिया कि उनके जो भारतीय फंसे थे उन्हें नहीं निकाल पाए। और अपनी नाकामी छिपाने के लिए गंगा मिशन नाम दिया। वो इसलिए दिया क्योंकि बनारस में चुनाव है, गंगा मिर्ज़ापुर में है,
और बनारस से लेकर के जिस जिस इलाके से गंगा जा रही है माँ, इसलिए उन्होंने गंगा मिशन रखा। गंगा मिशन अगर यूक्रेन से लोगों को वापस लाती तो मैं मानता ना कि ये डंके वाले लोग हैं, लेकिन इन्होंने बताओ दुनिया में हमारी दुनिया में देशों ने अपने लोगों को बचा लिया। कितनी नाकामी दुनिया ने देखी कि हम अपने परिवार के लोगों को बचा नहीं पाए, या वो अभी भी फंसे बैठे हैं वहाँ पर। चुनाव में एक चीज और देखी गई, रैली हो मायावती की, प्रियंका गांधी की, इवन असदुद्दीन ओवैसी की, भीड़ जो रही है वो सारी उसमें देखी गई है। तो कहा जा रहा, आप किस तरह से देखें, क्या भीड़ एक पैमाना है? भीड़ को माना गया कि इसको मतलब हम क्या कहें, क्या भीड़ को डिसाइसिव फैक्टर माना जा रहा है, के हिसाब से अंदाजा लगाया जा रहा है? नहीं, देखिए जो जन समर्थन मिला है, लोग लोकतंत्र में नेता को देखने और सुनने आते हैं और बाद में वो फैसला लेते हैं। मुझे लगता है कि कई जगह लोग देखने आए हैं, वोट नहीं मिलेगा, सुनने आए हैं, उन्हें भी वोट नहीं मिलेगा। उदाहरण के लिए कि कई बार दूसरे हिस्से में जहाँ हजारों की भीड़ होती थी, वहाँ पर कई दलों को 500-200 वोट मिले। तो मैं समझता हूँ भीड़ आने की बात अलग है, लेकिन जब जनता अपने मुद्दों पर फैसला लेती है तो उन्होंने देखा है कि समाजवादियों ने किस तरीके से विकास की और उत्तर प्रदेश को ले जाने का काम किया। मैंने इसीलिए कहा कि समाजवादी सरकार बनेगी तो पूर्वांचल को अभूतपूर्व विकास की तरफ जोड़ने का काम करेंगे। ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे किसी भी नेता ने मुझसे नहीं मांगा था, क्योंकि नेताजी चुनाव आजमगढ़ से लड़ते हैं। गाजीपुर एक पुराना हमारा हिस्सा रहा है समाजवादियों का, मऊ जैसा क्षेत्र है, या बलिया समाजवादियों का क्षेत्र। उस समय सरकार में पूर्वांचल को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे दिया गया। वो उतना ही बना है जितना समाजवादियों ने बनाया था, अभी भी वो आगे नहीं जोड़ पाए। अगर ये 20 किलोमीटर और बना देते तो शायद हाजीपुर गाजीपुर से जुड़ जाता, रोड एक बन रही है, आगे पटना के लिए रास्ता आसान हो जाता। लेकिन पिछली सरकार ने जितना समाजवादियों ने काम किया था उतना ही किया, और फिर उस हाईवे के दुर्दशा ये है कि राइडिंग क्वालिटी बेकार है, जो वाइडनिंग होनी चाहिए थी वो वाइडनिंग उतनी नहीं है। मीडियन इन्होंने खा लिया केवल इसलिए कि झूठा प्रचार करने के लिए, दूसरे लोगों को धोखा देने के लिए इसलिए किया। मैं ये कह सकता हूँ इस चुनाव में पूर्वांचल की जनता को अभूतपूर्व विकास से जोड़ने का काम समाजवादी लोग करेंगे, और उन्हें भरोसा भी है इस बात का कि समाजवादी लोग आते हैं तो विकास होता है। कितनी भी भीड़ आ जाए किसी के यहाँ, लेकिन जब वो आकलन करेंगे, कोई कैसी भी भाषा का इस्तेमाल कर ले, घोर परिवारवादी शब्द इस्तेमाल हुआ, लेकिन वो अपने परिवार को भूल गए। उनके दल में कितने बड़े परिवारवादी लोग बैठे हुए हैं, वो अपना भूल गए हैं। अपनी नाकामी छिपाने के लिए, जानबूझ करके ध्यान हटाने के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ। एक और बात रही है, जो डीबीटी के थ्रू पैसा दिया वो एक बड़ा डिसाइसिव रोल प्ले करेगा। महिलाएं बड़ा साइलेंट वोटर हैं जो उनको वोट कर रही हैं, क्योंकि बड़ा माताओं बहनों के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड हो या मिशन शक्ति चलाया। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आपकी रैली में हमने यूथ बहुत स्पॉन्टेनियसली आपके साथ आ रहा था या आपको सुनने आ? बीजेपी के लोगों ने जब सबको परेशान कर दिया, हर परिवार में लोग दुखी हो गए, दवाई के लिए तरस गए, तब जाकर के ये भोजन दिलाया। कौन भूल जाएगा कि लोग पैदल पैदल अपने घर पहुंचे थे? कौन भूल जाएगा कि 90 मजदूर मरे थे उत्तर प्रदेश में? सरकार ने क्यों मदद नहीं की उन 90 परिवारों की? समाजवादियों ने हर परिवार की मदद की। बीजेपी वाले बताएं कि गर्भवती माँ जो महाराष्ट्र से चली थी, ललितपुर में उसको बेटी पैदा हुई, किसी ने मदद नहीं की। 3 घंटे के आराम के बाद वो फिर अपने घर गाँव पैदल पैदल चली गई। मैं जानना चाहता हूँ ये सरकार कहाँ थी उस समय? एक बच्चा लॉकडाउन जो पैदा हो गया बॉर्डर पे, वो अपने घर नहीं पहुंच पाया क्योंकि दोनों तरफ लॉकडाउन था, नेपाल और भारत में। तो सरकार उस समय कहाँ थी? सरकार ने धोखा दिया। ये केवल राशन इसलिए बांट रहे हैं कि उन्हें वोट चाहिए, और फिर ये राशन भी तो जनता के पैसे का है। ये जो नमक की बात कर रहे हैं कि वोट अगर इनको नहीं दोगे तो नमक हरामी है। जो लोग नमक पे वोट मांग रहे हैं उन्हें सोचना चाहिए कि ये जनता के पैसे का ही नमक खरीदा गया है, तो जनता क्या उनसे पूछेगी? इसलिए बीजेपी को ये भाषा नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए कि अगर नमक दिया है, वोट नहीं दोगे तो आप नमक के साथ धोखा कर रहे हो। असली ये है कि गरीब जनता के साथ गरीब का ही पैसे को ये गरीबों को बांट रहे हैं। ये भाषा का इस्तेमाल और धोखा देने का काम सरकार को नहीं करना चाहिए। अखिलेश यादव, आप अकेले उधर से पूरा केंद्र सरकार थी, प्रधानमंत्री से लेकर के पूरा बड़े मंत्री, पूरा मंत्रिमंडल था। हमने अखिलेश यादव जी को इससे पहले भी कई बार देखा, लेकिन आपको अकेले देखा
अब आपको कितना देखते हैं कि कितना बड़ा लीडर, ये आपने अपने आप को प्रूव पहले भी किया, लेकिन इस बार मैंने अकेले आपको, हम लोगों ने देखा कि पूरे 7 चरण तक आप अकेले, एक तरफ पूरा सरकार मंत्रिमंडल था, एक तरफ अखिलेश यादव। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े नेता आए थे ये सब झूठ बोलने आए थे। इन्होंने कभी भी डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ती हुई पे जवाब नहीं दिया। जो सिलेंडर इन्होंने फ्री बांटे थे उस समय कीमत क्या थी, आज जब वोट मांगने जा रहे तो कीमत क्या है। जिस तरह बेरोजगारी थी, आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लाए, एक इन्वेस्टमेंट की बात नहीं की। एक आपने फौज में जो भर्ती उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा नौजवान फौज में जाते थे उसके बारे में एक शब्द नहीं किया। तो जनता समझ गई कि ये वो लोग हैं जो दिल्ली से धोखा और झूठ बोलने आए हैं। इसलिए जनता ने अपने बुनियादी सवालों पर ही चुनाव को रखा और मुझे खुशी है कि समाजवादी पार्टी के साथ न केवल नौजवान बड़ी संख्या में आए बल्कि बुजुर्ग व किसानों ने भी समर्थन दिया, मजदूर भाइयों ने भी समर्थन दिया, बड़े पैमाने पे माताओं बहनों ने समर्थन दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि किस तरीके से एम्बुलेंस उनके लिए चली थी, किस तरीके से समाजवादी पेंशन बटी थी। इन्होंने तो झूठ बोला कि हमने लैपटॉप और टैबलेट बांट दिया, सबको स्मार्टफोन बांट दिया। मैं तो याद है कि मुख्यमंत्री जी जाने कितनी सभाओं में कहा कि 2 करोड़ स्मार्टफोन बांट दिए, जबकि बांटे कुछ भी नहीं इन्होंने। तो इसलिए ये झूठ बोलने वाले थे, धोखा देने वाले थे और लोकतंत्र में जनता समझ जाती है ऐसे लोगों को, इसलिए जनता ने समर्थन इन्हें नहीं दिया इस बार। हर चुनाव, हर मतदान पे हमने देखा, हर चरण पे हमने देखा कि मुद्दे बदलते रहे। जिन्ना से शुरुआत होकर के वो बाद में परिवारवाद और यहाँ तक आए, यूक्रेन तक भी आ गए। आप कैसे देखते हैं कि क्या वजह बदलते रहने? भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी महंगाई पर अपना पक्ष नहीं रखा, बेरोजगारी पे पक्ष अपना नहीं रखा, किसान के साथ जो गन्ने का भुगतान होना चाहिए उस पर पक्ष नहीं रखा, बिजली उत्पादन उत्तर प्रदेश में नहीं बढ़ा इस पर भी पक्ष नहीं रखा। तो असली सवाल ये था कि आपको असली मुद्दों पे बात करनी नहीं थी, इसीलिए आप वो सवाल उठा रहे थे जिनका जनता से कोई लेना देना नहीं था। ये सवाल इसलिए उठाए जा रहे थे जनता को गुमराह करने के लिए। लेकिन मुझे खुशी है कि जनता उत्तर प्रदेश के अभूतपूर्व विकास को और समाजवादियों के किए हुए विकास पे भरोसा उन्होंने जताया। 10 मार्च के लिए आप कितना आश्वस्त हैं? और अब आप चूंकि अगर सरकार बनते हैं तो आपका पहला क्या वो रहेगा काम जो हम कह सकते हैं कि पहले तो मैं परिणाम देखूंगा कि परिणाम क्या आ रहा है, और मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की जनता 300 से पार समाजवादियों के और गठबंधन को जिताएगी। और आज जो 7वें चरण का चुनाव होने जा रहा है इसमें पूर्वांचल की जनता को मैं भरोसा दिला सकता हूं कि समाजवादियों को जब भी मौका मिलेगा तो अभूतपूर्व विकास पूर्वांचल का कराने का काम समाजवादी सरकार में होगा। तो अखिलेश यादव को सुन रहे थे आप। अखिलेश यादव का जिस तरह से कहना है कि 300 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने का काम करेगी। उसी बीच आपको बता दें कि बुलंदशहर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बुलंदशहर पॉलिटेक्निक में सिलेंडर फटने की खबर सामने आ रही है। बुलंदशहर पॉलिटेक्निक और कॉलेज के हॉस्टल में फटा सिलेंडर। और बुलंदशहर से यह खबर आपको बता दें कि रसोई में सिलेंडर फटने से हुआ धमाका। बुलंदशहर से यह खबर, हादसे में 10 छात्र समेत 13 लोग झुलस गए हैं। तो बुलंदशहर से यह खबर आपको बता दें कि सिलेंडर फट गया है और वहीं पर 2 छात्रों की हालत जो है वो नाजुक बनी हुई है। बुलंदशहर पॉलिटेक्निक कॉलेज में सिलेंडर फट गया है और छात्रों को अलीगढ़ हायर मेडिकल सेंटर में रेफर किया गया है। तो सिलेंडर फटने से हॉस्टल में मची अफरा तफरी और 10 से ज्यादा छात्र घायल हो गए हैं। 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल भेज दिया है। बुलंदशहर से यह खबर, पॉलिटेक्निक कॉलेज में सिलेंडर फटने की खबर सामने आ रही है। डिवाई तहसील के पॉलिटेक्निक कॉलेज का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं सिलेंडर फटने के बाद का ये मंजर। और सिलेंडर फटने के बाद की तस्वीरें हम आपको बता दें कि रसोई में सिलेंडर फट गया और उसमें 10 से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो घायल हो गए हैं। 2 की हालत गंभीर बनी हुई है और पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बुलंदशहर से ये खबर, सिलेंडर फट गया है पॉलिटेक्निक कॉलेज में। तो पॉलिटेक्निक कॉलेज में सिलेंडर फटने से 10 से ज़्यादा छात्रों के घायल होने की खबर सामने आ रही है।
और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता बुलंदशहर से अनिल मीणा जुड़ गए हैं। अनिल, क्या जानकारी आ रही है? ये रसोई सिलेंडर जो फट गया है उस पर क्या जानकारी आ रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर डिवाइस तहसील के पीछे राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज बना हुआ है, जहां छात्रावास में खाना बनाया जा रहा है। तो वहां जो 5 kg का सिलेंडर था वो उसको फटने से करीब 10 बच्चों सहित 13 लोग बुरी तरह से घायल हो चुके हैं, जिसमें 2 बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही है। लेकिन जनपद बुलंदशहर के डीएम की बात करें तो जनपद बुलंदशहर के डीएम ने 10 बच्चों को ही घायल होने की बात कही है। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना यह है कि 13 लोग घायल हैं और जिसमें 2 की हालत बहुत नाजुक बनाई जा रही है। जनपद बुलंदशहर जो डीएम उनका कहना यह है कि हमें को जैसे ही सूचना मिली, जनपद बुलंदशहर के जो जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह और एसएसपी, उन्होंने भी दावा किया है कि हम भी अलीगढ़ सेंटर में मेडिकल देखने उन बच्चों को जाएंगे और उनके लिए जिस तरह की मदद होगी उस तरह की मदद किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये आता है कि मैं इस वक्त उसी कॉलेज में जहाँ छात्रावास है उसी पॉलिटेक्निक ग्राउंड में मौजूद हूँ, जहाँ की जो फायर के जो सिलेंडर लगे हुए थे वो भी एक्सपायरी डेट के थे और जो वहाँ और भी जो व्यवस्था थी वो भी पूरी तरह से, जो कैमरा लगे थे वो भी क्षति में पूरी तरह से खराब पड़े हुए। लेकिन यहाँ एक चीज और सामने आ रही है कि जो लापरवाही देखने को मिल रही है, जहाँ बड़े सिलेंडर जो 16 किलो के सिलेंडर थे वो भी यहाँ मौजूद होते हुए भी 5 kg के सिलेंडर से खाना बनाया जा रहा था। तो ये कहीं ना कहीं जो खाना बनाने लापरवाही का मामला जो है पूरा सामने आ रहा है। अनिल मीणा, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता बुलंदशहर से जुड़े हुए थे। तो सिलेंडर फटने के बाद 10 से ज्यादा छात्रों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। और आपको बता दें कि यूपी का रण आखिरी चरण, इस पर लगातार हमारी चर्चा जारी है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Yes! 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 In your face, loser. See you in soccer.